यस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठ। थैंक यू सर। शुभम कुमार, यस you are a graduate यस in engineering. यस Presently, you are working as train manager in Indian Yes. Railways. Yes. Is it a government job or private job? गवर्नमेंट सर। Government job. यस कब से हैं आप इस जॉब में? सर अप्रैल 2023। यस अच्छा अच्छा। शुभम, आपका ये यहाँ परीक्षा में विषय क्या है बीपीएससी में? सर हिंदी लिटरेचर। हाँ? हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर। इसमें लिखना चाहिए आपको हिंदी लिटरेचर। हिंदी में मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा भी है। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में फर्क क्या है? सर मातृभाषा उस भाषा को कहते हैं जिसे हम बोलते हैं, बोलचाल, सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है। आराम आराम से बोलिए। यस। मातृभाषा सर उस भाषा को कहते हैं जो सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होती है। और सर राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जब मातृभाषा का विकास हो जाता है, व्याकरणिक विकास हो जाता है, भौगोलिक विकास हो जाता है, एक मानक रूप डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद वो भाषा धीरे धीरे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत हो सकती है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? सर देवनागरी। देवनागरी। और Yes. संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? सर वो भी देवनागरी। कितनी भाषाओं की लिपि देवनागरी है? सॉरी सर। ओके। भारतीय हिंदी साहित्य के विकास के चरण बताए गए हैं। यस आप उसको बता सकते हैं? यस। नाम बता दीजिए केवल। सर 4 चरणों में बांटा गया है हिंदी साहित्य के विकास को। एक आदिकाल है, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल और उसके बाद आधुनिक। चारों का प्रतिनिधि ग्रंथ एक एक बताएं। सर आदिकाल में सर इसे ले सकते हैं चंद्रवरदायी, जो पृथ्वीराज रासो है, चंद्रवरदायी का। भक्ति काल में सर तुलसीदास, रामचरितमानस। रीति काल में सर घनानंद का ले सकते हैं, देव का ले सकते हैं, बिहारी सतसई ले सकते हैं। और सर आधुनिक काल में कामायनी है, उर्वशी है, ये सारा। आपने रामचरितमानस की बात यही है। यस आजकल रामचरितमानस बड़ी चर्चा में है। यस। आपने सुना है क्यों चर्चा में है? सॉरी सर, आप पूछिए, शायद याद आ जाए। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर समाज में विवाद चलता है। विवाद मतलब प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आप इसके बारे में आप जानते हैं क्या है वो? सर कंफर्म नहीं हूँ, शायद सुना था। जो दलित प्रसंग है उसको लेकर के विवाद। आपका उन विवाद के बारे में आपका अपना ओपिनियन क्या है? क्या तुलसीदास वाकई उस विवाद में उनका स्टैंड दोषपूर्ण है या व्याख्या गलत हो रही है? नहीं सर, उनका जैसे अगर तो रामचरितमानस को देखा जाए तो उन्होंने जिस तरह से तुलसीदास ने लिखा है उसे, तो सर उस तरह से गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय के सर जो मूल्य थे, जिस समय तुलसीदास हुए थे उस समय के जो मूल्य थे वो आज के मूल्यों से अलग है। अगर हम आज के मूल्य के आधार पर उस समय के व्यक्ति का अगर करते हैं तो ये उतना सही नहीं होगा। पहली बात सर ये। दूसरी बात सर ये है कि उस समय जो उन्होंने कहा था, जैसे सर उन्होंने ये कहा है कि सर एक जो उनका ये है सर, ऐसा कुछ है कि अगर कोई कोई साधु है जो जट बढ़ा लेता है, बाल बढ़ा लेता है, इससे वो पूजनीय नहीं हो जाता। एक ये कहा है, और एक जगह ये भी कहा है कि जो उच्च वर्ण का व्यक्ति है उसकी पूजा करनी चाहिए। तो सर वहाँ विरोधाभास उनकी बातों में दिखता है। लेकिन अगर सही तरीके से पढ़ा जाए ग्रंथ को तो ऐसा नहीं, क्योंकि जो शंभुक वध का प्रसंग है सर, जहाँ पे जो भगवान राम है वो शंभुक वध का प्रसंग तो तुलसीदास में रामचरितमानस का नहीं है। हाँ सर, वही मैं कह रहा हूँ कि रामचरितमानस का नहीं है, क्योंकि अगर वो वन व्यवस्था के इतने प्रति आकर्षित रहते तो वो शंभुक वध का प्रसंग भी उसमें डालते, उन्होंने उसको छोड़ दिया है। फिर सर जो केवट, राम और केवट का जो मिलन होता है सर, वहाँ पे उस प्रसंग को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। केवट भी सर निषाद जाति से बिलोंग करते थे। चलिए, आप स्त्री के बारे में जो तुलसीदास का ओपिनियन है, जिसके बारे में चर्चा अक्सर सुनने को, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? जो स्त्री के बारे में कहा गया था और उसमें जो स्त्री के विचार, स्त्री को लेकर के जो विचार थे, उससे थोड़ा सामंजस्य दिखता है तुलसीदास का। उसमें स्त्री को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। जैसे उन्होंने एक जगह कहा है, जब वो जाते हैं और लक्ष्मण उनके भाई को जब तीर लग जाता है तो वहाँ पे वो एक वाक्य कहते हैं, राम के मुंह से कहलवाते हैं कि, सॉरी सर मुझे वो याद नहीं, मैं उसका अर्थ बता देता हूँ क्या। हाँ बस आप बता, मैं चाहता हूँ आपका व्यू जानना। यस। तो उन्होंने वहाँ पे वो कहलवाया था राम के मुंह से कि एक स्त्री से, मतलब एक भाई को खोना स्त्री के मुकाबले मैं क्या मुंह लेकर के संसार के पास जाऊंगा कि मैंने अपने भाई को खो दिया एक स्त्री के लिए, अपनी स्त्री के लिए, ऐसा कहलवाया है उन्होंने। लेकिन सर साथ में क्या है कि उन्होंने एक सामंजस्य भी दिखाया। उन्होंने एक जगह ये भी कहा है कि नर और नारी दोनों जो है
वो क्या कहते हैं, भगवान को लिए बराबर पूजनीय है। चलिए, बहुत अच्छा है। मतलब स्त्री के बारे में जो तुलसीदास के विचार हैं वो उस तरह के नहीं जैसे पब्लिक में चर्चा हो रही है। यस। तुलसीदास ने यह भी कहा है, बाली के वध के समय में तुलसीदास ने यह कहा है कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, अन्नारी सिखावन गरसी न काना। स्त्री की बात क्यों नहीं सुनता? इसका मतलब स्त्री जाति को प्रतिष्ठा दी गई है। प्रतिष्ठा दी गई। तो तुलसीदास जी इस आरोप से बरी हैं आपके विचार से। यस। चलिए, धन्यवाद सर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सोहम जी, यस। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, यस। है ना, और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होगी। एक चीज बता दीजिए, अगर हम हीटर में जिसका कॉयल होता है Yes. अगर उसको हम चांदी का बना दें यस। तो क्या परिवर्तन देखेंगे को मिलेगा? सर सबसे पहली बात सर, वो चांदी का चलेगा नहीं हीटर में सर, क्योंकि हीटर जब हम यूज करते हैं तो उसमें बहुत हाई रेजिस्टेंस का मटेरियल चाहिए और बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए उसका, और सर चांदी का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है। चलिए, अगर हम ऐसा कुछ मिला दें उसमें Yes. ना, एलॉय के रूप में, कि भाई वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाए, यस। है ना। अब सर अब यूज अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई हो जाता है, और सर एक और बात है कि रेजिस्टेंस भी हाई होना चाहिए ताकि वो हीट को पैदा कर सके, क्योंकि चांदी का सर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, सबसे कम, तो शायद वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा सर, क्योंकि हीट पैदा नहीं हो पाएगा उस तरीके से उससे। तो एज ए हीटर हम उसे यूज नहीं कर सकते, बाकी सब दूसरी जगहों पे यूज कर सकते हैं। तो क्या उससे कुछ टेम्परेचर हमको जनरेट मिलेगा? सॉरी सर? उस हीटर से, चांदी के कॉयल से बने हुए हीटर से हमको टेम्परेचर मिलेगा? सर मिलना जैसे सर, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो कुछ तो हीट आएगा, लेकिन चूंकि उसकी कंडक्टिविटी कैसी होती है? कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है सर। अच्छी होती है ना। यस। तो उसमें तो वो सारा हीट रेडिएट कर जाएगा, है ना, यस। और रेजिस्टेंस बहुत कम होगा उसका। सर रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट, चूंकि सर रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो वायर है, वायर में चलने के लिए करंट को प्रतिरोध हो एक तरह का। हाँ, एक तरह से रुकावट, अड़चन पैदा कर अड़चन पैदा करे। जब वही कम होगा तो हीट जनरेट नहीं होगा। नहीं सर, हीट जनरेट कैसे होगा सर? वो बहुत अच्छे से फ्लो करेगा, क्योंकि सर हम जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हाँ। तो वो एनर्जी दो फॉर्म में चलेगी। एक तो एनर्जी पास करेगी, ट्रांसफर करेगी, और दूसरी सर एनर्जी रेडिएट करेगी हीट के रूप में। अगर उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी हीट के रूप में, वो सारी की सारी ट्रांसफर हो जाएगी। ट्रांसफर हो जाएगी। यस। ठीक है ना, तो वो तो काम ही नहीं करेगा। यस। अब ऐसा है कि जो हम लोग घर में वायरिंग यूज करते हैं, यस। आमतौर पर हम लोग दिखते हैं उसको कि भाई पैरेलल सीरीज में रखते हैं, यस। है ना, कंटिन्यूअस सीरीज। यस। अगर सारे बल्ब को, घर के सारे इक्विपमेंट्स को अगर हम, है ना, जनरल सीरीज में कर दें, तब क्या प्रभाव पड़ेगा? सर उससे अगर एक भी बल्ब फ्यूज होगा सर, तो वो सारे के सारे सर्किट को फ्यूज कर देगा, तो सारा का सारा सर्किट फेल कर जाएगा। इससे क्या होता है सर, अगर कई पैरेलल में रखने से सर, अगर कोई एक बल्ब फ्यूज करता है या कोई एक इक्विपमेंट फ्यूज होता है, तो सारे इक्विपमेंट उसकी वजह से खराब नहीं होते हैं। सीरीज में रखने से सारे के सारे खराब हो जाएंगे। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है, ट्रांसमिशन लॉस ज़्यादा है। यस। आप तो बाकायदा ग्रेजुएट हैं उस विषय में। ट्रांसमिशन लॉस को कम करने के लिए क्या आपके पास उपाय है? सर जैसे ट्रांसमिशन लॉस से एक तरह से सर, जो वायर्स हैं कुछ ऐसा बनाया जा सकता है, मिक्स करके, जिसका कि ट्रांसमिशन, जैसे अभी आपने बताया कि चांदी को मिक्स कर दें अगर किसी वैसे, तो अगर वैसा कोई वायर बन सकता है तो वो काफ़ी बेहतर होगा सर, उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस कम होंगे। और सर क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे यूज किया जा सकता है ट्रांसमिशन के लिए, HVDC का जो इस्तेमाल करते हैं उसको, और अगर और ज़्यादा किया जा सके उससे भी थोड़े लॉसेस कम हो जाएंगे। अच्छा, हम लोग के देश में देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, Yes. है ना, हाइडल एनर्जी अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है, यस। है ना। तो क्या हम लोग हाइडल एनर्जी को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ और विकल्प कर सकते हैं? जैसे कि हमारे पास जो संसाधन है सीमित हैं, है ना, सॉरी सर। कोयला, है ना, और जो भी है डीजल पेट्रोल बहुत लिमिटेड है, तो हम जो उसका जो ट्रेडिशनल सोर्स है वो तो अब आज न कल ख़त्म हो जाना है। यस। तो हमें तुरंत उसका विकल्प तो ढूंढना ही पड़ेगा। उसका एक बढ़िया विकल्प था विंड एनर्जी, और दूसरा है कि हाइडल। यस। हाइडल में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बाढ़ आ जाती है, पैसा पानी बर्बाद हो जाता है, लेकिन हम उसको क्या है कि भाई कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं, और हम उसको करते तो शायद 2-3 फायदे मिलते। Yes. और आज़ादी के इतने वर्ष गुजरने के बाद भी एक तरफ देखिएगा फ्लड से मैंने क्या है इतना ज़्यादा जान माल को नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ क्या है हम उस पानी का यूज नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम, इरिगेशन के लिए हम त्राही त्राही करते रहते हैं। यस। तो हम इलेक्ट्रिसिटी के या एनर्जी के किस और सोर्स की तरफ हम सोच सकते हैं? सर अगर हाइडल एनर्जी को छोड़ दें तो जैसे सर विंड एनर्जी के बारे में भी देखा जा रहा है, विंड एनर्जी का। उसके बाद सर जो सोलर एनर्जी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम,
और सर सबसे अच्छा सोर्स होगा अगर हम प्लूटोनियम का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे देश में सर प्लूटोनियम बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन वो इतना ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा, Yes. है ना। और वो भी तो है, एक समय के बाद उससे भी हम हाथ धो बैठेंगे। अब हमारे पास यूरेनियम प्लूटोनियम है, यस, तो हम अपने आप को दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा सशक्त महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब वो हम उसका यूज कर लेंगे, यस, है ना, तो फिर तो हमारा हाथ खाली हो जाएगा और फिर वो रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में तो रहेगा नहीं। नहीं सर, जैसे अभी चूंकि हमारे पास कोई बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे सर अभी चाइना जो है अभी हम देखेंगे कि हमारे पास सोलर एनर्जी तो है, बहुत बढ़िया विकल्प है, बहुत बढ़िया विकल्प। हम उसका प्रॉपर यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? जितनी तेजी से होना चाहिए था Yes. वो नहीं कर पा रहे, इसका कारण क्या है? सर हमारे पास जो सोलर प्लेट्स बनाने के लिए कच्चा मटेरियल है वो उतनी बड़ी संख्या में हमारे मात्रा में अवेलेबल नहीं है, हमें उसका आयात करना पड़ता है। तो जैसे जो लिथियम आयन बैटरी जो उसमें इस्तेमाल होती है लिथियम की, वो भी हमें बाहर से आयात करना पड़ता है, तो काफ़ी खर्चीला और महंगा हो जाता है वो। और क्या है कि उस तरह से, और उसका सर आप जब यूज करने के बाद जो बचेगा वो उसका निस्तारण भी बहुत बड़ी समस्या है फिलहाल। तो इसलिए सर वो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। लेकिन अगर जैसे अभी आपने बताया चांदी का इस्तेमाल करके अगर हम कुछ वैसा इस्तेमाल करके कुछ अच्छा बेहतर विकल्प बना सकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सर जैसे लिथियम की भी खोज हुई भी है इंडिया में, तो शायद तो फिर तो सबसे बढ़िया हाइडल होगा। हाँ सर, हाइडल, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, आपको बहुत सस्ता एनर्जी मिलेगा। यस, चलिए एक चीज बताइए, अभी रसिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा यस, है ना, यस, उसमें भारत की भूमिका बड़ी तटस्थ रही है। यस, एक तरफ भारत अपने आप को विश्व के परिदृश्य में, है ना, वर्ल्ड सिनारियो में वो चाहता है कि हमें और ज़्यादा तवज्जो मिले, यस, और ज़्यादा रिकग्निशन मिले उनको। उसके लिए ज़रूरी होगा कि उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इस बड़े वॉर में, है ना। यस। लेकिन भारत का जो आपका जो एक तरह से क्या हुआ भूमिका है, जो रोल है, वो बड़ा न्यूट्रल किस्म का रोल है। आपको लगता है कि हम लोग अपने फॉरेन पॉलिसी में इस संबंध में कोई परिवर्तन करना चाहिए? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता सर, क्योंकि सर जैसे हम शुरू से ही हमारा जो देश है उसकी जो पहचान है, उसकी पहचान हमेशा रही है कि वो शांति चाहता है, और शांति हम हर सब की रिक्वायरमेंट है सर। अल्टीमेटली जैसे रसिया और यूक्रेन में वार छिड़ा है, अल्टीमेटली शांति ही स्थापित होनी है वहाँ पे, उनके बीच में बातचीत होनी है और शांति स्थापित होनी है। इंडिया जो स्टैंड रख रही है अपना, अगर वो किसी एक पक्ष में जाती है सर, रसिया या यूक्रेन के पक्ष, क्योंकि सर युद्ध जब भी होता है कभी एक पक्ष में नहीं रख करके और भी बड़ी भूमिका निभा सकता है, और पूरा वर्ल्ड की जितनी बड़ी शक्तियां हैं वो नरेंद्र मोदी और भारत की तरफ बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रहा है कि मोदी जी बहुत ही क्या है योग्य डिप्लोमेट्स हैं और कोई ना कोई ऐसा वो काम कर सकते हैं जिससे कि युद्ध शांत होगा। तो ऐसे में जब पूरी दुनिया हमारी तरफ बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रहा है, हम तटस्थ होने हैं सर, क्योंकि इससे भारत को नुकसान तो है। अगर भारत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता तो कल को यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की जो दावेदारी है बड़ी मजबूत होती, बाध्य हो जाते लोग देने के लिए। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है सर। अगर भारत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है अब तो किसी एक पक्ष में जाना पड़ेगा उसे। और सर किसी वही बात है ना सर, अगर किसी भी दो देश के बीच आप ये सब क्यों सोच रहे हैं कि भाई भारत को किसी एक पक्ष में जाना पड़ेगा? भारत दोनों पक्ष से भी कर सकता है ना, भारत दोनों पक्ष को समझा सकता है। ये सर मध्यस्थता की जो बात कही जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, और रसिया से लगातार कह रही है कि आप बातचीत से मैटर को सुलझाइए, तो सर ये एक अच्छा स्टैंड है, क्योंकि सर दोनों के साथ रिश्ते हमारे अच्छे हैं। जैसे सर यूक्रेन को जो पश्चिमी ब्लॉक है वो पूरा सपोर्ट करता है, रसिया जैसे आज भी सर रशियन प्रेसिडेंट जो हैं पुतिन, उन्होंने ये बयान दिया है कि इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल करना चाहिए। अगर हम कुछ भी अगेंस्ट करते हैं रसिया के तो सर वो हमारे अगेंस्ट चला जाएगा। एक बहुत बड़ी शक्ति जो हमेशा से हमारे साथ रही है वो हमारे अगेंस्ट हो जाएगी। अगर सर हम यूक्रेन और रसिया को फेवर कर लेते हैं तो जो पश्चिमी ब्लॉक जिसके साथ हम अभी नज़दीक हुए हैं, अमेरिका है और भी यूरोपीय कंट्री जो, उनसे हम दूर हो जाएंगे। तो सर एक तरह से अभी जो इंडिया स्टैंड लेके चल रही है अपना, वो ज़्यादा सही है। ठीक बिहारी होने के नाते, एक निष्ठावान बिहारी होने के नाते आप बिहार सरकार को क्या ऐसे सुझाव देने चाहेंगे जिससे पूरे बिहार का नाम, है ना, पूरे भारतवर्ष में और ऊंचा उठे? सर सबसे पहली बात तो है कि बिहार सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। सर अभी ऐसा नहीं कि बिहार सरकार की पॉलिसी अच्छी है, लेकिन सारी की सारी पॉलिसी अगर आप नीचे के लेवल पे जाके देखेंगे सर, चूँकि मैंने नीचे काम किया है स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, स्कूल्स के साथ, तो नीचे जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो रहा है सर, वो सिर्फ स्कॉलरशिप मिल रहा है बच्चों को और कुछ नहीं मिल रहा है। एजुकेशन की जो क्वालिटी है बहुत ख़राब हो रखी है। तो जब मैंने सर से बात की थी मिडिल स्कूल में, सर मैं एक प्रोग्राम चलाता हूँ, शुरुआत एक बदलाव की, ये बैनर है हमारा, इसके नाम से एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम। अच्छा, अभी देखिएगा कि आपने एजुकेशन की बात की, अभी पिछले एक सप्ताह अखबार में खबर आई थी कि बिहार में 8 लाख बच्चों का नामांकन ही रद्द कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया था, जबकि हम एक एक बच्चे को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं स्कूल से, है ना?
टीचर्स और मैडम प्रयास लगातार कर रही हैं, फिर इतना हार्श डिसीजन क्यों लिया गया? 8 लाख बच्चों का नामांकन एक साथ रद्द कर दिया गया। सर शायद फर्जी नामांकन होगा, ये हो सकता है। कंफर्म नहीं हूँ सर, लेकिन शायद फर्जी नामांकन हो नहीं, सकता फर्जी है। नामांकन नहीं, बाकायदा वो स्कूल जाते रहे, स्कूल का बेनिफिट उठाते रहे। पता नहीं सर, मुझे थोड़ा स्पष्ट आवाज में बोलिए। ओके हाँ, सर। चलिए ये बताइए कि एक चीज़ बताया आपने कि एजुकेशन के क्षेत्र में और बिहार में क्या हम लोगों को बेहतर करना होगा? सर इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए बिहार में। हाँ, और सर जो लोकल देखिए इंडस्ट्री तभी डेवलप करेगा जब आपके पास रॉ मटेरियल आसपास हो। यस बिहार में चाहे नॉर्थ बिहार हो या साउथ बिहार है, मिनरल्स बहुत कम है हमारे पास। यस। तो ऐसे में हमारे पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी तो विकल्प नहीं है। हाँ सर, ये कह सकते हैं कि सर निकल रहे हैं, जैसे अभी गोल्ड का जो निकला रिजर्व सर जमुई के सोनू में 44% ऑल ओवर इंडिया का गोल्ड वहाँ पे रिजर्व है, तो उसमें किया जा सकता है सर। और भी सर है। नहीं देखिए, गोल्ड एक ऐसा मिनरल है ना जिसके द्वारा आप बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा इंडस्ट्री खोल के बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते। यस। हमें तो वैसे इंडस्ट्री की ओर देखना पड़ेगा जहाँ बहुत ज़्यादा क्या है एम्प्लॉयमेंट सर मिले। जैसे हमारे यहाँ चूंकि लोग बहुत ज़्यादा, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और सबसे सस्ती श्रम अवेलेबल है हमारे यहाँ, तो इस श्रम को अगर कौशल प्रदान कर दिया जाए तो कौशल के द्वारा जो जैसे सर IT इंडस्ट्रीज है वो खुल सकती है सर, क्योंकि हल्का सा उसको उनको कौशल देना है तो उसके द्वारा वो एक तरह का जो आउटसोर्सिंग काम है वो कर सकते हैं आराम से बैठ करके, जैसे पहले चलती थी इंडिया में जब आई थी। आप किस जिले से बिलोंग करते हैं? सर मैं जमुई से हूँ। जमुई से। यस। तो जमुई जिले का जो GI टैग है वो क्या है? GI टैग, सॉरी सर, जमुई का शायद कोई GI टैग नहीं है। नहीं है सर। जमुई में किस चीज़ का उत्पादन स्थानीय स्तर पर ज़्यादा होता है? सर वहाँ वैसी सुविधा नहीं है सर, क्योंकि जमुई जो है सर वो छोटा नागपुर क्षेत्र में आता है, छोटा एक पठारी क्षेत्र है बिल्कुल। तो जैसे सर जमुई 2 पार्ट में, थोड़ा सा निचले जो जमुई एक एक्चुअल में सिटी है वो थोड़ा नीचे में है घाटी के स्तर पे, और जैसे ही आप झारखंड की ओर बढ़िएगा तो वो ऊपर पहाड़ पे मतलब पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो सर मिट्टी भी उतनी अच्छी नहीं है, तो कुछ खास वहाँ का उपज नहीं है, लेकिन चावल है, गेहूँ है, गन्ना भी है थोड़ा बहुत, इसका भी उपज वहाँ पे होता है। चलिए, कोई ठीक विशेष नहीं है सर। 1-2 प्रश्न मैं और आपसे जानना चाहता हूँ जो आपकी हॉबी से संबंधित है। यस प्लेइंग लोकल गेम्स, कौन सा लोकल गेम्स सर, जैसे गुल्ली डंडा है। है? गुल्ली डंडा है सर। गुल्ली डंडा, यस उसका क्या इम्पोर्टेंस है? सर सबसे बड़ी बात यह है कि सर वो जो गेम है वो सामूहिकता में खेला जाता है, समूह चाहिए आपको उसके लिए। अच्छा। और सर इससे जो सबसे अच्छी बात सीखने को मिलती है, जैसे हम एक वहाँ पे सब लोग बराबर होते हैं सर, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं तो होता। सभी स्पोर्ट्स में गेम में होता है बराबर। हाँ सर ये कह सकते हैं, लेकिन सर जैसे गुल्ली डंडा इसलिए कि क्या है कि सर उसमें आपका जो निशाना होता है सर, जैसे सर मैं हाथ का इस्तेमाल कर सकता हूँ बताने के? हाँ बिल्कुल। हाँ बताइए बताइए। सर जैसे वहाँ पे क्या होता है कि एक प्लेयर वहाँ पे खेलता है, वो हिट करता है, एक डंडा होता है, डंडा वो छोटा सा गुल्ली होता है, उसको हिट करके वो फेंकता है। तो एक तो क्या है कैलकुलेशन, सर उससे कैलकुलेशन सीखा जाता है, और उसके अलग अलग है, सारा का सारा टर्म्स जो है वो अलग है, जैसे इन्ना दुन्ना ठन्ना ऐसे कह के करते हैं उसको, 7 टर्म्स होते हैं टोटल। उसको वो डंडे से नापते हैं, और फिर सर क्या है जब वो गुल्ली बहुत दूर जाती है तो वहाँ पे फिर डंडे को एक होल होता है छोटा सा ज़मीन में, उसके ऊपर रख देते हैं, फिर वहाँ से उसको निशाना बना के टिका जाता है। अगर वो ओके 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 ओके, बहुत अच्छा। ये आप लिखा आपने कि राइटिंग पोएम्स, यस कौन सी कविता लिखी आप बताएं एक भी? यस सर, जैसे मैंने अपने सपनों के बारे में लिखा था। सपनों के बारे में? यस, एक छोटी सी कविता सर, 6 लाइन की। नहीं नहीं वो ठीक है, आप लिखते हो। Yes. और भी आप यथार्थवाद पर लिखते हो या आदर्शवाद कवि हैं आप? सर थोड़ा प्रेम पे लिखता हूँ, थोड़ा यथार्थ पे। सर जनरली क्या होता है कि जो मेरे मन में जो भावनाएं चलती है, कभी कभी परेशान होता हूँ, भावनाएं चलती, तो उसको लिखता हूँ सर कविता के रूप में। अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताइए, अंतिम प्रश्न बताएं हमको। Yes. ये दलित साहित्य क्या है? क्या साहित्य भी दलित होता है, सवर्ण होता है, या इस तरह का? नहीं सर, साहित्य खुद में दलित नहीं होता, तो? लेकिन साहित्य की जिस तरह से विवेचना की गई है और साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है, तो अभी जो नए लोग आ रहे हैं, जैसे दलित लोग जो उभर करके साहित्य में आ रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे हिसाब से जो साहित्य लिखा गया है और साहित्य का इतिहास लिखा गया है वो दलितों के पक्ष में नहीं लिखा गया है। तो वो चाहते हैं कि वो फिर से उस इतिहास को लिखें। क्या साहित्य को किसी के पक्ष में लिखा जाना चाहिए, पक्ष या विपक्ष में? साहित्य को निरपेक्ष होना चाहिए। हाँ सर, साहित्य को निरपेक्ष ही होना चाहिए। साहित्य तो दर्पण होता है। यस सर, जैसे सर अभी आपने जो क्वेश्चन किया था मुझसे तुलसीदास के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में, कि दलित के ऊपर उनका क्या विचार है, तो सर इसी तरह का क्या है कि जो दलित लोग हैं, जो दलित लेखक हैं, दलित कवि हैं, वो इस बात का आक्षेप लगाते हैं साहित्यकारों के ऊपर, जो पुराने साहित्यकार हैं, उन्होंने दलितों को नीचा दिखाया है, एक तरीके से सही नहीं बताया है। नहीं, अगर आप देखिए, आक्षेप लगाना अलग बात है। यस, आप बेशक आक्षेप लगाएं, लेकिन तथ्यपरक, विश्लेषणात्मक और तर्कसम्मत आक्षेप लगाएं तो सस्टेनेबल होगा।
हाँ सर, जैसे नहीं तो वो कहने के लिए तो कुछ भी लगा दो तो कोई बात नहीं। सर एक और बात ये है सर, जैसे उनका ये कहना है कि जो वेदना हमने झेली है भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था के रूप में, उस वेदना को बहुत सारे साहित्यकारों ने दिखाया है, जैसे सर प्रेमचंद ने भी दिखाया है। लेकिन उनका कहना है कि जो स्वयं वेदना होती है, जो हम खुद झेलते हैं, और जो दूसरा व्यक्ति संवेदना के रूप में उसको देखता है, उसमें बहुत अंतर होता है। स्वयं वेदना को संवेदना कभी भी मैनेज नहीं कर सकती, इसलिए वो चाहते हैं कि वो एक बार फिर से साहित्य को लिखें, इसमें कि वो अपने हिसाब से जो उन्हें फील हुआ उस चीज़ को वो लिखें उसमें। ये चाहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मैं कहूँ यस, आप सर बोले। शुभम बैठिए। अब औपचारिक रूप से आपका इंटरव्यू समाप्त हो गया है, अब आराम से बैठिए, ठीक है ना। अब देखिए आराम से बैठे, आप कैसे बैठे, तो यही मुद्रा में बैठिए आप। हम लोगों ने लिखा भी है कि बैठने की मुद्रा में परिवर्तन कीजिए। आप जैसे बैठे ना, तो आपका शरीर भी थोड़ा गठीला, आप ऐसे बैठे तो लग रहा है कि बस आप उठ के चले जाने वाले हैं। तो एक अधिकारी बनने जा रहे हैं आप। अधिकारी की शारीरिक भाव भंगिमा में थोड़ा मैच्योरिटी होना चाहिए। अभी वहाँ ये हैंडल नहीं होगा वो, है ना। तो आपको बैठने में, हाथ रखने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे अभी आप बैठे ना, बिल्कुल वैसे बैठिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है सर। बिल्कुल अच्छा माना जाता है इसको। अब सौभाग्य से हमको सर को कई ऐसे बड़े बड़े संस्थाओं में जाकर के और राज्य के जो चेयरमैन होते हैं और जो सदस्य होते हैं उनके साथ बैठ के इंटरव्यू करने का मौका मिलता है। उन्हीं लोगों ने बताया है कि जब ऐसे बैठते हैं तो लोग चिन्हित करते हैं कि नहीं, किसी इंस्टीट्यूट वाले ने सिखा के भेजा है। आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपका बैठने का मुद्रा सहज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिएगा क्या होता है, आप स्पोर्ट्समैन भी हैं। जब शारीरिक मुद्रा और भाव भंगिमा सहज होगी तभी मन भी सहज होगा, और जब मन सहज होगा तो अच्छे उत्तर निकलेंगे। ये जरूरी ना, तो हम लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है। दूसरा, आवाज का स्तर थोड़ा ऊंचा रखिए और जल्दी जल्दी बोलने से बचिए। ये ठीक नहीं है आपका। आप बोले सही, लेकिन इतना फास्ट बोलते हैं कि एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ता है कि अब सर को सुन रहे हैं ना, सर की आवाज एक एक आराम से बोलिए। सर जब आपसे कुछ बता रहे, बात हड़बड़ी नहीं है, जल्दीबाजी क्या है, आराम से। क्योंकि देखिए जब आप उत्तर दे रहे हैं और आपके मुंह से निकला हुआ शब्द अगर विशेषज्ञों के कान में ना जाए तो सही अर्थ नहीं निकलेगा, तो अंक भी सही नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान रखिएगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जो शारीरिक भाव भंगिमा है वो भी संतुलित एक अधिकारी की तरह लग रहा हो, है ना। विषय संबंधी जानकारी को थोड़ा सा और मजबूत कर लीजिए, है ना, तो बड़ा आनंद भी आएगा। और आपको जो करंट इश्यूज पर आपकी जानकारी सेटिस्फैक्ट्री है ना। बिहार के बारे में, खास के जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, है ना, इस जानकारी को क्योंकि पूछेंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और जहाँ बिलोंग करते हैं वहाँ के बारे में पूछ लेंगे वो आपसे, ठीक है। और अपनी हॉबी पर पुनर्विचार कीजिए शुभम। ये तो ठीक है आपका राइटिंग पोएम। देखिए ऐसा माना जाता है कि हॉबी किसको बोलते हैं, जो हम डेली करते हैं या डेली समय निकालते हैं जिसके लिए। देखिए अपने दैनिक दिनचर्या में व्यस्तता के बाद जो समय बचता है और उस बचे हुए समय में जिस काम को करने में आपको रुचि महसूस होती है, आनंद का अनुभव होता है, वो आपका क्या है, हॉबी है ना। तो अब मान लीजिए रात में पढ़ के उठे 11 बजे, अब तब वहाँ क्या है, गिल्ली डंडा खेलने का मन किया, तो कहाँ जाएंगे खेलने के लिए, और आपके साथ खेलने के लिए कौन आएगा। राइटिंग पोएम्स कहीं सही है, हाँ, वही रहने दीजिए। हाँ, राइटिंग पोएम बढ़िया है, ये आपकी क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है कि आप सॉरी फॉर इंटरप्शन। हॉबी उसको कहते हैं कि सामान्य रूप से जब कोई काम आप करते हैं तो काम करने की प्रक्रिया आपको थका देती है। हॉबी उस काम को कहते हैं जिसको करने के बाद आप रिक्रिएट होते हैं, वो थकाती नहीं है, वो आपको रिफ्रेश करती है। बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो जिसको करके आप रिफ्रेश महसूस करते हैं वो आपकी हॉबी है, जिसको करके आप थकते हैं वो आपकी ड्यूटी है। तो ये बेसिक समझेगा तो राइटिंग पोएम सही है कि दिन भर थका मांदा, रात में बैठ के अपने मन की वेदनाओं को अपने कागज पर लिखा, ये तो बढ़िया रिफ्रेशिंग। तो ये आपका सही है, इस पर आप काम करें, ठीक। और आपको ओवरऑल काफी अच्छा मार्क्स मिला है, आउट ऑफ 170 मार्क्स मिला है, वो एक्सेलेंट है। बस जो छोटी छोटी चीजें बताई है ना, उस पर काम कर लीजिए, ये बढ़ के 80 हो जाएगा। और शुभम आपका मालूम है ना, 80 होने का मतलब है श्योर सिलेक्शन। श्योर है। एक बात मैं आपको बहुत सावधानी पूर्वक कहता हूँ, ध्यान में रखिएगा चलते चलते, वो ये है कि आपका दृष्टिकोण व्यापक है। बोर्ड के जो लोग होंगे वो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, कोई एक व्यू पकड़ ले
आप उस जाल में मत फंसिएगा। आप हमेशा दृष्टिकोण को व्यापक रखिए, प्रो सोसाइटी रखिए, सांस्कृतिक के पक्ष में खड़े रहिए, आशावाद के पक्ष में रहिए, और व्यक्ति और समाज का हित जब टकराता हो तो समाज के पक्ष में रहिए, न कि व्यक्ति के पक्ष में रहिए। निजता के अधिकार को महत्व कम दीजिए और सामाजिक उत्कृष्टता को, सामाजिक दायित्व को, बोध को ज़्यादा महत्व दीजिए, तो आप कहीं नहीं फंसिएगा और एक आप सफल होंगे इसमें। धन्यवाद। एक सर ने जो बताया उसका एसेंस क्या था, बहुत सारे बच्चों से पूछा जा रहा है बोर्ड में, इंटरव्यू में, लिव इन रिलेशन के बारे में, LGBT के बारे में, तो वो अधिकांश बच्चे निजी अधिकार और स्वतंत्रता को महत्व दे रहे हैं, निजी सुख को महत्व दे देते हैं। हाँ, ये गड़बड़। और जब उनसे पूछा जाता है कि इससे तो सामाजिक और पारिवारिक हित टकरा रहा है, लेकिन बोलने के बावजूद वो अपने व्यक्तिगत हित को ज़्यादा महत्व देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो सर का बोलना वही था कि भाई आपकी स्वतंत्रता तभी तक क्या है, काबिल तारीफ है और सलामी के लायक है, जब वो दूसरे के अधिकार, चाहे वो परिवार में माता पिता क्यों ना हो, उनके अधिकार और क्या है स्वतंत्रता का, निजता का हनन ना करें। तो जब कभी ऐसा मौका आएगा, फंसाने का प्रयास कीजिएगा, करेंगे कोई लोग, तो आप जो है पारिवारिक और सामाजिक हित को प्राथमिकता दीजिएगा, निजी हित को तिलांजलि दे दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छा। वैसे हम लोग बहुत खुश हैं आपके परफॉर्मेंस हाँ, से। बहुत अच्छा। अगर ये जो कमियां बताई गई, अगर इस पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो ईश्वर आपको सफलता देंगे, हम लोगों को भरोसा है। पक्का, पक्का। धन्यवाद। थैंक यू।